वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जनरल माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री का टॉपिक देखा था। और हिस्ट्री में भी बहुत वास्ट चीज़ें हैं, बहुत सी थ्योरीज़ हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मतलब ये है कि एक ऐसा समय जहाँ जब माइक्रोबायोलॉजी की जो फील्ड है उसमें बहुत नए और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आविष्कार हुए। तो उस समय को हमने क्या कहा, गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जिनके दो मेजर साइंटिस्ट जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, फर्स्ट हैं लुईस पास्चर जो फ्रांस के थे और रॉबर्ट कोच जो जर्मनी के थे। तो सबसे पहले हम आज लुईस पास्चर का देखते हैं। लुईस पास्चर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया स्वान नेक फ्लास्क का, और उन्होंने बताया कि द बॉइल्ड मीडियम कुड रिमेन क्लियर इन अ स्वान नेक फ्लास्क। जो लुईस पास्चर थे, जो हम पिछले क्लास में एक टॉपिक देखा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस थ्योरी को उन्होंने, उस जो थ्योरी है उसके लिए एक ओपिनियन दिया, और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक स्वान नेक का फ्लास्क लिया, उस स्वान नेक फ्लास्क में उन्होंने मीडियम रखा जो कि प्रॉपरली बॉइल्ड था। वो कुछ इस तरीके से था, उसकी जो ऊपर की जो टिप थी वो हल्की सी राउंडेड शेप की जो ट्यूब लाइक टिप थी, उसको उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क नाम दिया। उसमें क्या होता है कि जो एयर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती, किसके, मीडियम में। तो ऐसे ही फ्लास्क में उन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया और उसमें उन्होंने बॉइल्ड मीडियम लिया और उसको रखा हुआ था कुछ समय के लिए। फिर बाद में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि उस जो फ्लास्क का जो नेक टाइप का जो स्ट्रक्चर था उसको ऊपर से तोड़ दिया और बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा उसको बना दिया जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके एयर का मीडियम से। फिर उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने रखा तो देखा कि ये मीडियम जो है कंटैमिनेट हो चुका है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि बॉइल्ड मीडियम कुड रिमेन क्लियर इन अ स्वान नेक फ्लास्क। अगर जो फ्लास्क है जिसका स्वान नेक टाइप का ट्यूब स्ट्रक्चर है, अगर उसमें हम रखें तो वो बॉइल्ड मीडियम क्लियर रहेगा। फिर उन्होंने ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड डस्ट फ्री एटमॉस्फियरिक इज क्वाइट सेलर सील्ड फ्लास्क कैन बी रीसील्ड सो एज टू अवॉइड कंटामिनेशन। उन्होंने एक बात और बताई या एक बात और सामने रखी कि अगर हम जो आसपास का वातावरण है उसको डस्ट फ्री रखें, जैसे कि जो माउंटेन के ऊपर, माउंटेन में आपने देखा हो बहुत ही एकदम शुद्ध हवा रहती है, वहाँ ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिजम्स होने की चांसेस कम रहते हैं और वो ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स भी नहीं होते हैं। तो ऐसे जब अगर हम वातावरण बना ले तो वहाँ पे जो सील्ड फ्लास्क है उसको वापस से खोल करके फिर से हम उसको सील कर सकते हैं और वहाँ हम कंटेमिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। फिर इन 1857 उनका इंटरेस्ट बढ़ा फर्मेंटेशन प्रोसेस में, तो उन्होंने दो फर्मेंटेशन की प्रोसेस दी। एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो कि ईस्ट के द्वारा हुआ, और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो लैक्टोबैसिलस के द्वारा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने ऑल्सो स्टडीज माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म एंड शोज दैट लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट एयर। उन्होंने माइक्रोबियल के मेटाबॉलिज्म, कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो लाइफ साइकिल देखी, और उन्होंने देखा कि वो कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन या एयर की ज़रूरत नहीं है, या बिना एयर के भी वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तब पहली बार एनारोबिक टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स अस्तित्व में आए, उनका एग्जिस्टेंस हुआ। फिर पास्चर स्टेट्स दैट स्पेसिफिक माइक्रोब्स माइट ऑल्सो कॉज स्पेसिफिक डिसीज इन मैन। पास्चर ने ये भी बताया
कि कुछ स्पेसिफिक मतलब एक कुछ विशिष्ट माइक्रोब्स होते हैं और वो ह्यूमंस में मैन में स्पेसिफिक डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक माइक्रोब्स भी उन्होंने डिस्कवर किए, लाइक एसिडोफिलिक एंड बेसोफिलिक। एसिडोफिलिक में उन्होंने क्या किया कि जो ग्रेप जूस था, जो अंगूर का रस है, उसमें क्या होता है कि हायर शुगर कंसंट्रेशन होती है और लो प्रोटीन कंटेंट होता है। तो ऐसा जो ये कंसंट्रेशन ये दोनों का है, वो किस तरह जो पीएच है उसको कम कर देता है। मतलब उसमें जब ऐसा मिक्सचर हो कि अपना उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ग्रेप जूस लिया जिसमें कि शुगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट कम होता है। तो ऐसे जो मिक्सअप होते हैं उसमें क्या होता है कि पीएच का जो लेवल होता है वो कम होता है, या हम इसे कहें कि लो पीएच लेवल होता है। तो ऐसे में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके लिए कम पीएच वाला जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्या नाम दिया गया, एसिडोफिलिक। इसी प्रकार से जो ऑर्गेनिजम्स हाई पीएच में ग्रो होते हैं या जिनका पीएच हाई पीएच में जो ग्रो होते हैं उनको क्या हम कहते हैं, बेसोफिलिक। आप सभी जानते हैं कि पीएच का जो मान कम होता है तो वो कैसे हो जाते हैं, एसिडिक होता है पीएच, और जब जो उसका मान है वो बढ़ता है तो वो कैसा होता है, बेसिक। तो कम पीएच में जो ग्रो होते हैं वो एसिडोफिलिक कहलाते हैं और जो ज़्यादा पीएच में ग्रो होते हैं वो बेसोफिलिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो एसिडोफिलिक बेसोफिलिक के माइक्रोब्स हैं वो अस्तित्व में आए। अब हम बात करते हैं जॉन टिंडल की, जो 1820 से 1893 तक उनका समय था। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट द रेजिस्टेंट फॉर्म ऑफ स्मॉल रिफ्रैक्टाइल एंडोस्पोर, अ स्पेशल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैसिलस सबटिलिस। जॉन टिंडल ने पहली बार उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें एक विशिष्ट प्रकार की स्टेज पाई जाती है पूरे लाइफ साइकिल के दौरान, जिसमें वो क्या करते हैं, अपने आप को एक कवच के अंदर बंद कर लेते हैं, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, एंडोस्पोर। जब उनके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं होती तो वो अपने आप को एंडोस्पोर में परिवर्तित कर लेते हैं, और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मतलब अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो वो क्या करते हैं, फिर वो अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं, अपनी ग्रोथ दिखाने लगते हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरिया था, बैसिलस सबटिलिस था। फिर उन्होंने रेडली स्टेरलाइज बाय ऑटोक्लेव, फिर उस एंडोस्पोर को स्टेरलाइज करने के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, ऑटोक्लेव का फर्स्ट टाइम यूज़ किया। और ये जो उन्होंने यूज़ किया इसको उन्होंने एज अ रेफर्ड किया हॉलमार्क ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मतलब बैक्टीरियोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा आविष्कार था, क्योंकि अगर जब तक हम किसी भी सरफेस को स्वच्छ नहीं करेंगे या हम जो भी चीज़ काम कर रहे हैं, जिस भी बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं, अगर हम अनवांटेड जो माइक्रोब्स हैं अगर हम उनको नहीं हटाएंगे तो हमारे बाकी एक्सपेरिमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो सबसे पहले हमें स्टेरलाइज करना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए उन्होंने पहला जो उन्होंने तकनीक निकाली वो थी ऑटोक्लेव, जिसके द्वारा बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, इसलिए उसको हॉलमार्क भी कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी में। देन अब हम आते हैं जो लुईस पाश्चर थे, उन्होंने पाश्चराइजेशन की प्रोसेस बताई। पाश्चराइजेशन प्रोसेस क्या है, एक सिंपल जेंटल हीटिंग की मेथड को हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। मतलब एक लो फ्लेम में हमें कॉन्स्टेंटली थोड़ा समय तक उसको कोई भी चीज़ को हीट करना है। चलिए हम उसको थोड़ा सा और क्लियरली बताते हैं।
अगर हम बात करें कि हम कोई मीडियम ले रहे हैं जिसको हम 60 डिग्री सेल्सियस में रख रहे हैं, कोई मीडियम को हीट होने के लिए, कितने देर के लिए? 20 मिनट्स के लिए। तो मतलब कि हम किसी निश्चित समय के लिए एक सा तापमान में जब हम कुछ चीज़ बॉयल करने के लिए रखते हैं, तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पाश्चराइजेशन। कंसेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वाज आल्सो डेवलप्ड, और जब मॉलिक्यूलर लेवल पे जब माइक्रोब्स का आविष्कार हुआ या उसके बारे में और डिटेल स्टडी की गई, तब पाश्चर ने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो हम मैमल्स करते हैं, वैसा ही कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म माइक्रोब्स भी करते हैं। या इसको सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ कि माइक्रोब्स और मैमल्स, या हम इंसानों में जो हायर एनिमल्स होते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं, तो मैमल्स और माइक्रोब्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म है वो दोनों में ही सिमिलर होता है। फिर पाश्चर का प्रिंसिपल फॉर सेलेक्टिव कल्टीवेशन, इसमें उन्होंने एनरिचमेंट कल्चर को इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसा कल्चर जिसमें हम किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट मटेरियल से एनरिच करते हैं, या जो नॉर्मल जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कल्चर मीडिया का, उसमें हम एक एडिशनल न्यूट्रिएंट मटेरियल ऐड करते हैं, उसको हम एनरिचमेंट कल्चर मीडियम कहते हैं। उस एनरिचमेंट मीडियम में वो जो एडिशनल न्यूट्रिएंट मटेरियल डाला गया है उसको जो यूटिलाइज कर सकते हैं वही बैक्टीरिया ग्रो होंगे, अदरवाइज दूसरे जो यूटिलाइज नहीं कर सकते वो नहीं ग्रो होंगे। तो ये उनका प्रिंसिपल था सेलेक्टिव कल्टीवेशन का बाय एनरिचमेंट कल्चर मीडियम। थैंक यू।